तो बिहार की बड़ी खबरें कौन सी हैं, रात भर में बिहार में क्या क्या बड़ी घटनाएं घटी हैं, उस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और पिछले 24 घंटे की बड़ी खबर ये है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है बिहार में, और बिहार टॉप 10 की सूची में आ गया है। जी हाँ, जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण है उनमें टॉप 10 पर बिहार भी आ गया है। और बिहार में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोरोना का संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, और बिहार में 2166 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो सरकार की नींद उड़ा देने वाला है। अभी भी कुछ घंटे में कई रिपोर्ट आने वाली है, और हो सकता है कि उस रिपोर्ट आने के बाद ये संख्या और भी बढ़ जाए। तो लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, लेकिन मंगल पांडे का कहना है कि दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बिहार सुरक्षित है। मंत्री जी शायद ये भूल रहे हैं कि दूसरे राज्यों में बहुत पहले संक्रमण शुरू हुआ था, बिहार में बहुत बाद में हुआ है। दूसरे राज्यों में संक्रमण कम होने लगा है, बिहार में रफ्तार पकड़ रहा है। अगर इसी तरह से निश्चिंत बैठे रहे कि दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य की स्थिति बेहतर है, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। दूसरी खबर ये है कि कोरोना से ही जुड़ी हुई खबर है कि एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है, और ये 11वीं मौत है, यानी कोरोना के संक्रमण से करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और बिहार के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 11 जो मरीज मरे हैं कोरोना के संक्रमण से, वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। इसलिए ये कहना कि केवल कोरोना की वजह से मर गए, ऐसी बात नहीं है। तो खबर जो आ रही है कि 11वां जो मरीज है जिसकी कोरोना से मौत हुई है, वो दिल्ली से ट्रेन से आया था, और कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गई। वो खगड़िया का रहने वाला था, उसकी उम्र 22 साल थी, यानी नौजवान था, लेकिन ट्रेन से उतरने के कुछ घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को आपको बता ही चुके हैं कि 179 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, तो रफ्तार कई गुना बिहार में बढ़ गया है, और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। तीसरी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये खबर है कि अब पटना डीएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना डीएम के अनुसार अब पटना की सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन कौन दुकान कब खुलेगी इस बात का पूरा विवरण दिया गया है। दुकानों को अलग अलग 6 श्रेणियों में बांटा गया है, और उसके अनुरूप प्रारूप तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी श्रेणियों की दुकान शाम के 6 बजे से खुलेंगी, शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, और जिला प्रशासन की तरफ से दुकान खोलने के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। अगर शर्तों का पालन किसी दुकानदार ने नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तीसरी खबर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये खबर ये है कि तेज प्रताप यादव भी अब पुराने फॉर्म में हैं, और सरकारी राहत बचाव शिविर में पहुंच गए, राहत बचाव कार्य का जायजा लेने और राहत सामग्री का वितरण करने। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि तेज प्रताप खुद डरे हुए थे कोरोना के संक्रमण से, और पीपीई किट पहन रखा था। तो पीपीई किट पहनकर तेज प्रताप सरकारी राहत केंद्र में पहुंच गए, वहां मजदूरों से बात की, जो प्रभारी थे राहत केंद्र के, उनसे बात की और जायजा लिया, और फिर सब मजदूरों को सैनिटाइज किया, उनके बीच में राहत सामग्री का वितरण किया। तेज प्रताप भले डरे हुए हैं, लेकिन आरजेडी के इकलौते नेता हैं जो कोरोना के इस संकट में मजदूरों के बीच नज़र आ रहे हैं। तो ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी खबर लगातार हम आपको दे ही रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि पाकिस्तान में विमान दुर्घटना हो गया है। इस विमान दुर्घटना में करीब 90 लोगों के मारे जाने की सूचना है, क्योंकि कुल यात्री 91 सवार थे इस पर, और 8 लोग चालक दल के इसमें शामिल थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये 320 एयर विमान था, और दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना हुआ था। लाहौर से चलकर कराची पहुँचते पहुँचते एयरपोर्ट पर एक क्रैश कर गया। एक बच्ची की लाश मिली है, और बाकी लाशें जल गई हैं। तो पाकिस्तान में अब तक विमान दुर्घटना में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ ज़्यादा ही विमान दुर्घटना हो रहा है, और इस पर बहुत चिंता जताई है वहाँ के प्रधानमंत्री ने। और अगली खबर ये है कि आज से 10 एमएलसी पूर्व हो जाएंगे। जी हाँ, बिहार विधान पार्षद के जो 10 एमएलसी हैं जेडीयू के, वो पूर्व हो जाएंगे। उनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। राज्यपाल कोटे से सभी मनोनीत हुए थे,
और ये सभी जेडीयू के एमएलसी हैं। उनके रिटायर होने के साथ ही बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। तो जो एमएलसी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं आज, उनके नाम आपको मैं बता दूं। राम रमण हैं, विजय कुमार मिश्रा हैं, राणा गंगेश्वर सिंह हैं, जावेद इकबाल अंसारी हैं और शिव प्रसन्न यादव हैं, संजय कुमार सिंह हैं, राम बच्चन राय हैं, ललन कुमार सराफ हैं, रणवीर नंदन और रामचंद्र भारती हैं। तो ये सभी 10 जो विधान पार्षद हैं आज भूतपूर्व हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि इनकी जगह कौन लेता है, इनमें से कौन वापस होता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दूं कि अभी जेडीयू के 15 विधान पार्षद हैं, आरजेडी के 8 हैं, कांग्रेस के 2 हैं, हम पार्टी का 1। विधान परिषद की 27 सीटें अब खाली हो चुकी हैं। इन सीटों के लिए चुनाव कब होगा अभी ऐलान नहीं हुआ है। और अगली खबर ये है कि बिहार पुलिस ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी आम आदमी पुलिस वालों की शिकायत कर सकता है, चाहे वो सिपाही हो या अधिकारी हो। अगर माफिया से उसके साठगांठ है, अगर आम लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, तो प्रमाण के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, लेकिन डीजीपी ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने गलत शिकायत की, पुलिस वालों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि 15 लाख बच्चे 10वीं कक्षा के अपने नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। कल ही रिजल्ट आना था लेकिन नहीं आ पाया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया। अब अगले 1-2 दिनों में रिजल्ट सामने आएगा। मानकर चलिए कि सोमवार को रिजल्ट मैट्रिक का आ जाएगा और उसके ठीक 2 दिन बाद इंटर का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 15 लाख छात्रों को बेसब्री से इंतज़ार है और उनका इंतज़ार हो सकता है कि अगले 2 दिन में ख़त्म हो जाए। मानसून आने तक अगर ठीक से पटना में काम नहीं हुआ तो पटना के फिर से डूब जाने का खतरा दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल झमाझम बारिश ने पटना को पूरी तरह से डुबो दिया था। पटना में भयंकर भीषण जल जमाव हुआ था। ऐसा भीषण जल जमाव तो पटना वालों ने कभी देखा भी नहीं था। राजा रंग बन गए और फकीर की तरह अनुदान वाले राशि पर निर्भर हो गए थे। खाने के लिए ऐसे कमर भर पानी में, छाती भर पानी में दौड़ लगाते थे जैसे कोई भिखमंगा हो। तो पटना के लोगों की मुसीबत जल जमाव ने बढ़ा दी थी। इस साल फिर से वो दोबारा ना मुसीबत बने, इसको लेकर लगातार सरकार कार्यक्रम तय कर रही है। लगातार बैठकें सुशील मोदी कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि पूरी तैयारी है कि इस बार पटना को नहीं डूबने दिया जाएगा। लेकिन अगर पिछले साल की तरह झमाझम बारिश हो गई तो जो तैयारी दिख रही है नगर निगम की, उसको देखकर कहा जा सकता है कि पटना इस बार भी डूबने से नहीं बच पाएगा। अगली खबर बिहार सरकार के क्वारंटाइन सेंटर से। आपको पता है कि लगातार क्वारंटाइन सेंटर से शिकायतें मिल रही हैं कुव्यवस्था की, लेकिन बिहार के सासाराम में एक ऐसा क्वारंटाइन सेंटर भी है जो बहुत उदाहरण बन गया है दूसरे राज्यों के लिए भी। यहाँ पर जो प्रवासी श्रमिक हैं रो नहीं रहे हैं, शिकायतें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न म्यूजिक पर थिरकते नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इस क्वारंटाइन सेंटर का और इसका पूरा श्रेय स्कूल के प्राचार्य को जाता है। यहाँ पर न किसी को खाने को लेकर शिकायत है, न सोने को लेकर शिकायत है। मजदूर जैसे भी हैं बहुत खुश हैं और स्कूल का उन्होंने कायाकल्प कर दिया है। तो बिहार के ऐसे क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर पहली बार आई है और ये सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रही है। यहाँ पर मजदूर दुखी नहीं है बल्कि बहुत खुश हैं, वो जीना सीख रहे हैं और आनंदित हैं और वेस्टर्न म्यूजिक पर थिरक रहे हैं। ये रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित इलाके का क्वारंटाइन सेंटर है और खबर के अनुसार नक्सल प्रभावित प्रखंड के पतलुका मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में ये सब कुछ हो रहा है। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने अपने जज्बे से क्वारंटाइन सेंटर को आनंद आश्रम में बदल दिया है। यहाँ पर आनंद की गंगा बह रही है और सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर इसी तरह की तस्वीर अगर हर क्वारंटाइन सेंटर से आने लगे तो बिहार ही बदल जाएगा। दूसरी खबर यह है कि ममता बनर्जी जिन्होंने पीएम को न्योता दिया था बंगाल में
तूफान से मची भीषण तबाही देखने के लिए पीएम तुरंत पहुंच भी गए। ममता दीदी ने उनके साथ हवाई सर्वेक्षण भी किया। पीएम ने 10,000 करोड़ का ऐलान भी कर दिया पैकेज का, लेकिन पीएम के जाते ही ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और पीएम 1,000 करोड़ देकर चले गए। उन्होंने कहा कि 80 लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं और ऐसे में उनके लिए 1,000 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है। तो ममता दीदी ने बुलाया पीएम को न्योता देकर, उनके साथ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया तूफान से मचे तबाही वाले इलाकों का और प्रधानमंत्री ने पैकेज का ऐलान किया और ममता दीदी ने फिर से उन पर हमला कर दिया है। तो ममता दीदी का कहना है कि पीएम मोदी ने सिर्फ 1,000 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया है, यह पैसा कब मिलेगा या अग्रिम धनराशि है उनको पता ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। 56,000 करोड़ रुपया तो राज्य सरकार का ही केंद्र पर बकाया है, ऐसे में 1,000 करोड़ के पैकेज का कोई मतलब नहीं है। तो ये थी दिन भर की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। हम हर रोज़ आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक पैकेज में लेकर आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।